साथ मिल रहा है हमें बग्गा साहब का भी, करते हैं उनका स्वागत। बग्गा साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। ये कल दीप हमें एक आंकड़ा बता रहे थे कि कितने 42 साल का सबसे कम बेरोजगारी का आंकड़ा है। 52 साल का 52 52 साल का सबसे कम बेरोजगारी का आंकड़ा है अमेरिका में। ये अच्छा है बाजार के लिए, खराब? देखिए, अब माहौल ऐसा है कि गुड न्यूज इज बैड न्यूज, बैड न्यूज इज गुड न्यूज। बैड न्यूज क्यों गुड न्यूज होती है? कि भाई मॉनेटरी ईजिंग लॉन्गर चलेगी। अब ये गुड न्यूज आई है तो फेड के हाथ थोड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि उनका कहना ये था कि इन्फ्लेशन को हम लुक थ्रू करेंगे जब तक मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट ना आ जाए। तो ग्रोथ की तरफ फोकस है। पिछले सितंबर से जब से पावल ने चेंज किया था इनका रुख इन्फ्लेशन से ग्रोथ की तरफ, तो थोड़ा नेगेटिव है। बट ये जरूर दिखा रहा है कि इकोनॉमी यूएस की रिकवरी पे है। और अनिल जी, यही हम कह रहे थे कि 10 मिलियन वैसे जॉब्स हैं, बट वो एक ग्रेट रेजिग्नेशन वेव चली है। और वो क्यों है? कि लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं बड़ी नौकरी की तलाश में, बेहतर नौकरी की तलाश में। ये चल रहा था पिछले 3-4 महीने से। और उससे क्या हुआ है कि जो कम वेतन की नौकरियां थी, उसकी भी प्राइसिंग बढ़ाई जा रही थी। तो लगता है कि शायद अब वो एक बैलेंस आ रहा है इकोनॉमी में, क्योंकि बहुत लोग नौकरी की तलाश में भी थे, नौकरियां भी थी, बट लोग वो वाली नौकरियां उस लेवल पे नहीं ले रहे थे। अब जैसे ट्रक ड्राइवर्स की बहुत किल्लत चल रही थी, तो वो ट्रक ड्राइवर्स के वेतन बढ़ाए गए। रिटेल में जो लोग हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन सब के वेतन बढ़ाए गए। यहाँ तक कि बैंकर्स, जो जॉइनिंग सैलरी लेवल बैंकर्स का, ज्यादातर बैंक्स ने अब $100,000 कर दिया, क्योंकि कोई आ नहीं रहा था ज्वाइनिंग के लिए इतने हाई स्ट्रेस जॉब्स में। तो गोल्डमैन और मॉर्गन और इन सब ने अपना ज्वाइनिंग लेवल $100,000, क्योंकि औसतन यूएस की जो इनकम है वो लगभग $70,000 है। तो आप सोचिए, कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करे बैंक्स में, उसको 100,000 पहले दिन से मिल जाए। तो ये सब दिखा रहा है इकोनॉमी बेटर है। लोग अब नौकरियों में फिर लौट रहे हैं। एक तरह से एक ये रीओपनिंग ट्रेड बनता है और ग्रेट रोटेशन हो रहा है। हमने देखा टेक्नोलॉजी थोड़ा कम हुआ। जूम के बेहतरीन नतीजे थे, 100% ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर, बट जूम का स्टॉक 15% गिरा, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगले 6 महीने में, और लोग लौटेंगे ऑफिसेस में। तो ये रीओपनिंग ट्रेड आप करिए, रोटेशनल ट्रेड आप फिर से करिए, रिकवरी ट्रेड करिए। वर्क फ्रॉम होम के जो टेक्नोलॉजी शेयर्स थे, वो शायद इतना अच्छा नहीं करेंगे अगले 1 साल के लिए। ये निकल सकता है निष्कर्ष, अनिल जी। सर, एक तो ये कि जो अमेरिका का ये ट्रेंड है नौकरियों का, इसको हिंदुस्तान में पहुंचने तक कितना टाइम लगेगा? और दूसरा ये कि आपने तो खुद ने कई सारी नौकरियां की है, कई सारी नौकरियां दी भी है। कोई ऐसा फॉर्मूला है सर कि बिना रिजाइन किए इस ग्रेट रेजिग्नेशन का पार्ट होकर कोई सैलरी वैलरी बढ़ जाए, ऐसा कुछ बताएं सर? मतलब मैं दीप के लिए नहीं पूछ रहा, मेरे लिए नहीं पूछ रहा, इन जनरल मतलब सबके लिए। जैसे जय है हमारे साथ में बैठे हैं, वो मुस्कुराने बोले सर अच्छा सवाल पूछा कह रहे हैं, राजेश जी भी कह रहे हैं ऐसा। ये अनिल जी यही रहता है कि मार्केट वैल्यू क्या है। आपको तो खैर, आप और दीप के लिए तो बहुत दरवाजे खुले हैं, आपने बस हाँ बोल दिया। तो ये अच्छा है कि हमारी डिमांड सप्लाई अच्छी रहे जिंदगी में, कि इतने लोग हों हमारे पास। तो हुनर को एक्वायर करना है, अपना टैलेंट बढ़ाना है, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना है। बट बेस्ट तो है अपने लिए ही काम करना, अनिल जी। ये जो इतने सारे और लोग बैठे बिल्कुल ठीक बात है। और टैलेंट की तो न राजेश जी में कमी है, न जय ठक्कर में कमी है, न हमारे सुमित जी में कमी है। बाकी सब लोग तो देखिए खुद अपनी मर्जी के मालिक ही हैं। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और किरण जी, इनको तो खुद ही की बढ़ानी है अपने आप ही। ठीक है, बाकी हम सबकी डोर किसी और के हाथ में है। देखिए आप तीनों का तो मैंने रिकमेंडेशन कर दिया भाई, ठीक है, अब बढ़े न बढ़े। आइए एक सवाल बग्गा साहब से भी लिया जाए। बग्गा साहब, तेल के मार्केट्स के में जो एक्शन हो रहा है ये समझाएं सर, क्योंकि पहली बार हमने देखा है कि विश्व के सारे बड़े देश इंक्लूडिंग यूएस, चाइना, इंडिया कोऑपरेट कर रहे हैं अपने तेल के भंडार को कम करने के लिए, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से तेल रिलीज करने के लिए, ताकि ओपेक पर प्रेशर किया जाए कि वो अपना आउटपुट बढ़ाएं। किस तरह का इंपैक्ट देखते हैं सर? अगले हफ्ते ओपेक की भी बैठक है, क्या ओपेक पर प्रेशर आएगा? और ऑफ कोर्स ऑयल प्राइसेस पर इसका कोई इंपैक्ट होगा सर आने वाले कुछ समय में?
देखिए फंडामेंटल चीज क्या है कि 100 मिलियन बैरल पर डे डिमांड आ गई है दीप, वापस आ गए हैं 2019 की डिमांड पे। तो 100 मिलियन हो रहा है। दूसरी बात है सऊदी और अमेरिका अपने लाइफ टाइम हाई प्रोडक्शन पर है। अमेरिका का भी नियरली 1 मिलियन बैरल पर डे आ गया पिछले कुछ हफ्तों में। पिछले 4 हफ्तों से वो 11 मिलियन बैरल पर डे कह रहे हैं। तीसरा, अमेरिका नेट इंपोर्टर फिर से बन रहा है, तो विश्व की सप्लाई में अब अमेरिका का भी एक योगदान आ रहा है। चौथा, जो शेल में अंडर इन्वेस्टमेंट हो रहा था वो बदल रहा है। इन लेवल्स पे बहुत तगड़े पैसे बनाए जा रहे हैं शेल ड्रिलर्स के भी। तो रिग काउंट बढ़ता जा रहा है और ये नई ड्रिलिंग भी आएगी, उसको टाइम लगेगा आने में मार्केट में। तो आगे क्या प्रोस्पेक्ट है तेल की कीमतों का? एक है कि सऊदी अमेरिका की बातचीत नहीं सुन रहा है और उसके पीछे जो कारण है वो ईगो है। बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान से बात नहीं की, वो उनके फादर किंग सलमान से ही बात करते हैं। उन्होंने रिफ्यूज किया है। मोहम्मद बिन सलमान जो डी फैक्टो रूलर हैं, वो उनके युवराज हैं, बट वही सऊदी चलाते हैं। तो सऊदी की तरफ से मैसेज है कि आप मोहम्मद से बात करिए। बाइडन कहते हैं भाई मिडिल ईस्ट से, उन्होंने पब्लिक में बोला मिडिल ईस्ट से बहुत लोग हमसे बात करना चाहते हैं बट हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब से उन्होंने जर्नलिस्ट को मारा तब से डेमोक्रेट्स का ये रवैया है कि इनसे हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ अटका हुआ है। बाइडन ने स्ट्रेट अपील जरूर की सऊदी से कि आप बढ़ाइए ओपेक प्लस का प्रोडक्शन। तो उन्होंने लौट के ये कहा है, ओपेक के जो हेड हैं उन्होंने ये कहा कि ये तेल की किल्लत नहीं है, ये गैस और कोल नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग ऑयल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। फंडामेंटली ओवर सप्लाइड मार्केट है, हमने अंडर सप्लाई नहीं किया, हम नहीं बढ़ाएंगे। और जब अमेरिका ने घोषणा भी की कि 2011 के बाद इतना बड़ा वो रिजर्व रिलीज करने आ रहे हैं मार्केट में, तब भी उन्होंने कहा कि अगर आप रिजर्व रिलीज करेंगे तब हम सप्लाई काट देंगे, क्योंकि हमें तेल की कीमत तो इतने पे रखनी है। अब सबके डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं। सऊदी का 140 बिलियन सऊदी रियाल का फिजिकल डेफिसिट इस साल आना था दीप। अभी तक 11 महीने हो गए साल के, केवल 5 बिलियन आया है। तो उनके तो बहुत ज़बरदस्त अब नंबर्स आ रहे हैं। 300 बिलियन का उनको प्रॉफिट हो गया है तेल की कीमतें आगे बढ़ने से। तो इनका काटना मुश्किल है अनलेस कोई जियो स्ट्रैटेजिक रीजन आए। और ईरान के साथ जो बातचीत होनी है 29 तारीख को, उस पर भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि कुछ उधर से निकल के आएगा। कोशिश ज़रूर है ईरान कर सकता है। लिबिया का एक बातचीत आई कि 2 कंपनियां अब लिबिया में पैसे डालेंगी। लिबिया के पास बहुत रिजर्व्स हैं, तो स्टेबल गवर्नमेंट है। बेसिकली देश का बंटवारा हो गया 2 गवर्नमेंट्स के बीच में, एक टर्की की तरफ से है, एक ईरान की तरफ है। रशिया एक तरफ खेल रहा है। तो लिबिया से अगर थोड़ा सप्लाई बढ़े तब कुछ हो सकता है। ओवरऑल मार्केट बैलेंस्ड है, मार्केट सेंटिमेंटल रहेगा। डॉलर का कीमत भी मार्केट के ऊपर हावी रहेगा। यहाँ से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। हमें $85 के करीब औसतन तेल दिख रहा अगले 3 महीने के लिए। बग्गा साहब से एक सवाल पूछना था। बग्गा साहब, अब 36 घंटे हो गए हैं जब सरकार ने कहा था कि बिल लेकर आने वाले हैं क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए। सर, फाइनली वो क्लैरिटी मिली है कि ये पब्लिक वर्सेस प्राइवेट की क्या बात चल रही है? क्योंकि काफ़ी सवाल उठ ही रहे हैं इसकी क्लैरिटी को लेकर। और ऑफ कोर्स आप हमारे साथ कल शाम के स्पेशल शो में भी जुड़े थे क्रिप्टोस के बारे में, बट आप किधर आते हैं जहाँ तक ये पूरी डिबेट है? रेगुलेट करना चाहिए या फिर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए? नहीं, रेगुलेट करना पड़ेगा दीप। मेरी बहुत लोगों से मैंने बात की है और जो कुछ एडवाइजर्स भी हैं बहुत सीनियर लोगों के भारत में, और सबके पास क्रिप्टो करेंसी पड़ा है। तो ये इतना टाइम हो गया है दीप, सारा हवाला नेटवर्क, सारा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क क्रिप्टो में पहुंच गया है। तो कुछ नहीं होगा, इसमें रेगुलेशन आएगा, वो भी दिखावे के लिए आएगा, कोई बैन नहीं आने वाला। और ये सब चलता रहेगा। ये जरूर करना पड़ेगा जो 16 एक्सचेंज है उनको बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स, यहाँ तक आईईएक्स की तरह रेगुलेट करना पड़ेगा। उनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट भारत में आना पड़ेगा, केवाईसी करना पड़ेगा। 13,000 कॉइन्स में से कितने कॉइन्स अलाउड होंगे वो जरूर आ जाएगा। बट कोई बैन मेरी तरफ से तो मुझे नहीं लगता। जो लोग कह रहे हैं
जानकार मुझे कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, सबके पास क्रिप्टो बैठा। आप देखिए पॉलिटिशियंस ट्विटर पे भी आके कह रहे हैं कि भारत की जनता 10 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो में पैसा डाला, आप कैसे बैन कर सकते हैं। ये सब अपने मतलब के लिए लोग कह रहे हैं। मेरा निजी सोचना है एसेट क्लास बहुत टॉक्सिक है, ज़्यादातर लॉन्ड्रिंग के लिए है। दो बहुत बड़े स्कैम निकल के आए हैं। एक बिट कनेक्ट पॉन्जी स्कीम निकला जिसमें $2 बिलियन अमेरिकी पब्लिक का निकल गया है और वो लोग सब लापता हैं, किसी को ये पहुंच नहीं पा रहे। केवल $56 मिलियन उसमें से बरामद हुए, 2 बिलियन जो लॉस हुआ दीप उसमें से। तो ये भी एक कहना कि भाई हम ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेस नहीं है। वो कुछ कॉइन्स हैं जिनको हम पब्लिक कह सकते हैं, जो पब्लिक लेजर पे पड़ा है। तो एक हैकर ने 600 मिलियन का हैकिंग कर दिया था, उसको एफबीआई ने पकड़ लिया जाके उसके वॉलेट को, तो उसने लौटा दिया सारा पैसा। वो पब्लिक लेजर वो है। प्राइवेट हैं बहुत सारे जो आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसको आप बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते। एक व्यक्ति ऐसे हैं अमेरिका में जिनके 200 मिलियन वॉलेट में पड़े हैं, पासवर्ड भूल चुके हैं उस वॉलेट का, और वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से अब उसको निकाला जाए। तो ये इतना आसान एसेट क्लास नहीं है। आपको अगर सट्टा बाजार भारत में लीगलाइज करना है तो आप इसको लीगलाइज कर दीजिए, गैम्बलिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये प्योर एंड प्योर गैम्बलिंग है कि प्राइस बढ़ेगी। इसमें किसी को टेक्नोलॉजी का के लव से कोई नहीं आ रहा है निवेशक इसमें। ये सब यही सोच के आ रहे हैं कि $60,000 का बिटकॉइन 1.5 लाख का हो जाएगा और 1 साल में, और मेरे पैसे बन जाएंगे। तो ये प्योर ग्रीड पे है। अब जब पैसे डूबेंगे तो ये रेगुलेटर और सरकार को ब्लेम करेंगे, इसलिए रेगुलेशन जरूरी है। बाकी रोकना इसको, अनलेस आप चाइना हो, इसको रोकना बहुत मुश्किल हो गया दीप, इतना बड़ा हो गया ये।